हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 3 में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एल्केन और साइक्लो एल्केन। कल थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट हो गया था, एल्कीन, जिसमें एल्कीन की सिंथेसिस मेथड हमने पढ़ लिए थे क्लास 10 में। एल्कीन के सिंथेसिस मेथड थे ये वाले, फॉर्मेशन ऑफ मेथड ऑफ एल्कीन। 2 थे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के निर्जलीकरण द्वारा, जिसमें उसकी 2 के मैकेनिज्म होती हैं। और उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था एल्कोहल की निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल की निर्जलीकरण में हमने अल्फा बीटा विलोपन के द्वारा अल्फा स्थिति से OH और बीटा स्थिति से H निकाल के H2O का निष्कासन किया था और एल्कीन बनाई थी। तो यहाँ पर हमने सिंथेसिस मेथड फिर और इसकी मैकेनिज्म पढ़ ली थी। इसके बाद आज टॉपिक है क्लास 11 का एल्कोहल की निर्जलीकरण क्षेत्र की वर्णनात्मकता। एल्कोहल के निर्जलीकरण क्षेत्र की वर्णनात्मकता, सेलेक्टिविटी, रीजन ऑफ in dehydration of अल्कोहल। अब हमें जब अल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो कौन से क्षेत्र से H और OH का निष्कासन करें उसका निर्धारण करना है। देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूं, मैंने लिखा CH3, CH2, CH और CH3, ये भी CH2 ये लिख दिया, और मैंने OH लिखा क्योंकि मुझे अल्कोहल लेना है। ये मैंने लिया, 4 कार्बन है और अल्कोहल है। जब मैंने इस प्रकार का अल्कोहल लिया, 1 ब्यूटेनॉल लिया, और 1 ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया मैंने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ की, तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, निर्जलीकरण करवाता है। जब इसका निर्जलीकरण होगा तो देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो अल्फा होगा और उसके आगे वाला कार्बन बीटा होगा। तो इजीली हम इसको CH और H के रूप में लिख देंगे। यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल देंगे, अल्फा बीटा अवलोकन करके माइनस H2O कर देंगे और यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, एक मिनट यहाँ 2 हो रहा है, क्या आ जाएगा CH2। ठीक है, एल्कीन बना दी। तो इस कंडीशन में हम इजीली बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो, 2 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो जाए, तो कौन से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन करेंगे। यहाँ तो केवल एक ही बीटा हाइड्रोजन परमाणु है, तो हमने इस बीटा हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया। अगर 2 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो जाए तो कौन से बीटा हाइड्रोजन का निष्कासन करेंगे, वही सेलेक्टिविटी है, वही वर्णनात्मकता है, उसी का चयन करना यहाँ पर बताया गया है। देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया CH3 CH2 CHOH और CH3, ये ले लिया। अब देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, उसके आगे बीटा और उसके इधर भी बीटा, दोनों तरफ बीटा है। CH2 लिख दिया मैंने, तो मैंने CH को यहाँ H लिख दिया और ये CH3 को CH2H लिख दिया। अब मैं कौन से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करूं, इस वाले बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करूं या इस वाले बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करूं। तो पहले मैं दोनों से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करके प्रोडक्ट बना के देखती हूँ कि बनते क्या क्या प्रोडक्ट है। तो देखो, मैंने लिया कंसंट्रेट H2SO4। अगर मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करूंगी इस वाले बीटा हाइड्रोजन परमाणु का, तो ये निकलेगा, ये H2O के रूप में निकलेगा और डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ। अगर मैं इस वाले बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करवाऊंगी तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट बनाती हूं मैंने बनाया CH3
CH डबल बॉन्ड CH3 ये बना दिया। कब? जब इस वाले बीटा का विलोपन किया है। तो इसका नाम है 2-ब्यूटीन और ये बनता है 81% प्लस, यहां लिख देती हूँ मैं 81% प्लस लिख के मैं यहां लिख रही हूँ। अगर मैं इस वाले यहां बॉन्ड बनाना है तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये क्या बना? 1-ब्यूटीन। ये बनता है 19%। इसका मतलब इस वाले अल्फा परमाणु का बीटा परमाणु का विलोपन होकर जो उत्पाद बनता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात 80% बनता है। ये ज्यादा बनता है, ये कम बनता है। तो इसका मतलब है इस वाले बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करना उचित है। लेकिन रीजन क्या है, कारण क्या है? वर्णात्मकता कौन से क्षेत्र की है हमने? इस वाले बीटा हाइड्रोजन परमाणु की हमने सेलेक्टिविटी की है डिहाइड्रेशन के लिए कि OH के साथ हम इसको निकालेंगे तो स्थायी उत्पाद, अधिक मात्रा वाला उत्पाद 2-ब्यूटीन प्राप्त होता है। लेकिन इसका रीजन है, इसके रीजन को अगर हम समझे वो है सेटजेफ नियम। सेटजेफ नियम आप सभी पढ़ चुके हैं 12th स्टैंडर्ड पे। सेटजेफ नियम क्या है? अब इसके बाद है नेक्स्ट सेटजेफ नियम, और सेटजेफ नियम के बाद हम दोबारा से इस पर आएंगे कि वर्णात्मकता सेटजेफ नियम के अकॉर्डिंग कैसे हुई है। ठीक है, तो पहले मैं इस पे जाती हूँ दोबारा से। अब मैं सेटजेफ नियम लिख रही हूँ। सेटजेफ नियम सेटजेफ लॉ 12th स्टैंडर्ड पे भी सेटजेफ लॉ पढ़ा है। सेटजेफ लॉ क्या है? यदि किसी अभिक्रिया में, जैसे ये अभिक्रिया है, यदि किसी अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है तो वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें द्विबंध से जुड़े एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हो। जैसे मैंने ये एल्कीन बना दी और दूसरी तरफ बना दी CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन ये बना दी। इसके बाद अगर मैं बना दूं, आपको सिर्फ लॉ को अच्छी तरह से याद करने के लिए मैं ये 3 स्ट्रक्चर बनाए, एक और बना देती हूँ। चलो CH3 CH3 CH, अगर मैं इसमें सबसे स्टेबल सेटजेफ नियम के अकॉर्डिंग सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बताऊं तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ये वाली होगी। कारण क्या है? सेटजेफ नियम के अकॉर्डिंग वह एल्कीन स्थायी उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विबंधित, ये द्विबंधित है, इसमें ये द्विबंधित है, इसमें ये द्विबंधित है और इसमें ये द्विबंधित कार्बन है। द्विबंधित कार्बन से जुड़े प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होती है, एल्किल प्रतिस्थापी अधिक संख्या में होते हैं। अब इसमें देखो, मैं सबसे पहले इस वाली बात कर दूं। इसमें देखूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे तो वो एल्किल प्रतिस्थापी तो नहीं है, तो इसमें एल्किल प्रतिस्थापी एक है। अगर इसमें एल्किल प्रतिस्थापी की बात करूं तो 1 और 2, यहाँ पर कितने हैं? 2। इसमें देखूं 1 2 3, कितने हैं? 3। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4। तो जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या सबसे कम है वो बिल्कुल कम स्टेबल है। सेटजेफ का नियम यही बताता है। तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल लेके आपको सेटजेफ का नियम थोड़ा क्लेरिफाई किया कि कैसे सेटजेफ नियम के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सी एल्कीन स्टेबल है। ओके, तो हमें ये तो सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिए थे। अब मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें एक एल्किल प्रतिस्थापी है और इसमें 2 एल्किल प्रतिस्थापी है, तो कौन सा स्टेबल है? ये वाला। तो यही बनाए 81% और यही बनाए 19%। अब जाके देखते हैं तो ये वाली 81% क्यों बनी है? क्योंकि इसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल प्रतिस्थापी की संख्या कितनी है? 2, और इसमें कितनी है? केवल 1। चाहे वो एथिल हो चाहे मैथिल, में एथिल मैथिल की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एल्किल की बात कर रही हूँ। तो एल्किल में एक एल्किल है, चाहे वो एथिल हो चाहे मैथिल हो, तो इसमें एक एथिल है और इसमें 2 मैथिल है। तो एल्किल इसमें 2 है और इसमें 1 है।
तो यही सेटजेफ का नियम बताता है। तो जैसे अगर मैं इसको, आपके जो नोट्स हैं उसमें पूरा प्रॉपर सेटजेफ नियम काफी एक पेज में लिखा हुआ है, वो आप इजीली इस एक स्लाइड में समझ सकते हो कि उस नियम में क्या बताया गया है। उस नियम में सिर्फ यही बताया गया है कि वही एल्कीन ज्यादा मात्रा में स्थायी बनती है जो सेटजेफ रूल को फॉलो करती है। और सेटजेफ रूल क्या है? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अब हमने क्या किया है, यहाँ लिया था हमने 2 ब्यूटेनॉल, इसका नाम क्या था? 2 ब्यूटेनॉल। जब हमने 2 ब्यूटेनॉल का निर्जलीकरण करवाया तो हमें 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन दोनों बनी। 2 ब्यूटीन थी वो अधिक मात्रा में बनी, 1 ब्यूटीन कम मात्रा में मिली। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सेटजेफ का नियम। तो यहाँ सेटजेफ का नियम कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हाफमान विलोपन अभिक्रिया। हाफमान विलोपन अभिक्रिया। हाफमान विलोपन अभिक्रिया यह सेटजेफ नियम के बिल्कुल विपरीत काम करती है, अपोजिट। ये कैसी है? अपोजिट है किसके? सेटजेफ नियम के। सेटजेफ नियम के कैसी है ये? अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत काम करती है। इसके अनुसार यदि चतुष्क अमोनियम लवण जैसे चतुष्क अमोनियम लवण में बनाती हूँ, कहाँ है मेरा? मैंने लिया चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण क्या होता है पहले ये देखो। मैंने लिया अमोनिया, ये मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, कई क्लासेस में कर चुकी हूँ। देखो, अगर मैं एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दूं यहाँ से तो क्या बनेगा? RNH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दूं तो बनेगा RNHR, तो बनेगा 2 डिग्री एमीन। एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दूं तो बनेगा 3 डिग्री एमीन। लेकिन अगर इसके पास अब लोन पेयर है, अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है प्रतिस्थापित करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है? अपने लोन पेयर देकर किसी धनावेश के साथ बंध बना सकता है। तो क्या बनेगा? RN। अगर एक और बंध बना लेता है, एक और R लग गया और इसके पास R, अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को, लोन पेयर को दान करके बंध बनाया है, तो इसलिए नाइट्रोजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसको संतुलित करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जैसे कि X माइनस, OH माइनस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है चतुष्क अमोनियम लवण। अब हम पहुंचते हैं चतुष्क अमोनियम लवण हाफमान विलोपन अभिक्रिया पर। ठीक है, अब मैं चतुष्क अमोनियम लवण बना रही हूँ, जैसे कि CH2 चतुष्क अमोनियम लवण की चारों संयोजकताएं घिरी हुई होंगी। ये मैंने लिया CH3, ये CH2, मैंने CH3 को यहाँ CH2H इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, चारों संयोजकता। अब इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और उसको संतुलित करने के लिए यहाँ ले लिया मैंने OH माइनस। अब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ये जो हाफमान विलोपन अभिक्रिया होती है सेटजेफ नियम के अपोजिट काम करती है। इसका मतलब है सेटजेफ नियम तो कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक संख्या में प्रतिस्थापित एल्किल समूह जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें जो उत्पाद बनता है वो बिल्कुल सेटजेफ नियम के विपरीत बनता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये सेटजेफ नियम के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। देखो, जैसे ये चतुष्क अमोनियम लवण लिया, अगर इस चतुष्क अमोनियम लवण को के हाइड्रोक्साइड को हम अगर हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्म किया जाता है, तो तृतीयक एमीन के साथ कम प्रतिस्थापित एल्कीन बनेगी। देखो कैसे कम प्रतिस्थापित एल्कीन। देखो, ये वाला कार्बन है, इसके बाद वाला ये होगा अल्फा, ये बीटा, इसके बाद ये अल्फा और ये बीटा, ये होगा। देखो, मैंने एक और यहाँ पे एक CH3 और आएगा और उसके बाद ये हो जाएगा CH3 और है। ओके ना? ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा। अब हमारे अनुसार क्या होना चाहिए था कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर इस वाले को समूह को मैं अगर क्या करूं, इस वाली एल्किल समूह को लूं और यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊं, तो ये होगी सेटजेफ नियम के अनुसार बनने वाली एल्किल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें कौन सी एल्किल बनेगी? देखो, एल्कीन बनेगी। देखो, अल्फा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से
जैसी बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वो कोशिश करेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अटैक करेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आया और इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, प्लस इसके माइनस से इसका प्लस कट गया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट चुका है। अब ये वाला, अब ये देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, क्या निकल गया यहाँ से, H प्लस का निष्कासन हो गया। और H प्लस का निष्कासन होकर ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब आगे ये बन जाएगा, ये तो हमें बनाना नहीं है, इसको लिख दो दोबारा से, क्या लिख रहा है, CH3N CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे एक लॉन पेयर, क्योंकि अब इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एल्कीन बन रही है। लेकिन अगर सेजेफ नियम देखा जाए तो सेजेफ नियम के अनुसार इसे एल्कीन के रूप में बंद यहाँ से टूटना चाहिए था, बंद यहाँ से टूटता तो इस पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, फिर यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता, इस पे माइनस आता, बंद यहाँ बनता। ये सेजेफ नियम के अकॉर्डिंग बननी चाहिए थी, लेकिन हाफमान नियम के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है। जो कम प्रतिस्थापित एल्कीन होती है वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। इसका कारण इसकी क्रियाविधि में समझ में आएगा। कारण क्या है वो देखते हैं। देखो देखो इसका कारण समझते हैं। मैं इस रिएक्शन को लिखती हूँ दोबारा से। मैंने लिया CH3, यहाँ लिया नाइट्रोजन CH3 CH2 CH2, ये मैंने H लिख लिया। यहाँ लिखा मैंने CH2 CH2 और CH3, ये लिख लिया। अब देखो इसके बाद ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये आ गया। और इस पर अभी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने 4 बंध बनाए हुए हैं और इसको संतुलित करने के लिए OH माइनस भी है साथ में। ठीक है, जैसे ही हमने गर्म किया, ठीक है, तो गर्म करने के बाद क्या होगा वो देखो। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमें अल्फा का, अब हमें दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये वाला तोड़ेंगे तो सेजेफ के नियम के अकॉर्डिंग, और ये टूटेगा तो हाफमान के नियम के अकॉर्डिंग। हमें हाफमान के नियम के अकॉर्डिंग तोड़ना है तो ये वाला टूटेगा, हमें उत्पाद भी ये वाला बनाना है। अब ये कारण क्या है कि ये बनता है, रीजन देखते हैं। देखो पहले मैं इस वाले भाग की बात करती हूँ। देखो मैं इस वाले भाग की बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से भी ज्यादा है, इस कार्बन से भी ज्यादा है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ, यहां से ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा नाइट्रोजन, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ने लगेगी, तो इस कार्बन पे भी कमी पड़ने लगी और इस कार्बन पे भी कमी पड़ने लगी। दोनों क्या करेंगे, फिर अपने अगले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, फिर ये इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अगर इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉनों की अब कमी पड़ने लगी, ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने अगले वाले कार्बन से खींचेगा, अगले वाले कार्बन से खींचेगा, मतलब ये समूह उपलब्ध है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, अब इस पे आओ, इसमें क्या होगा, ये कार्बन के द्वारा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी, फिर इसने इससे खींचे, इस पे कमी पड़ी, अब इसको देने वाला कोई नहीं है, इसका तो प्लस ही प्रभाव होता है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अब इसके आगे तो कोई नहीं है, इसके आगे तो अब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अब क्या करेगा, ये कार्बन अपने CH बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और बंध को तोड़ेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और फिर जाके इस पे माइनस आएगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन्स की संतुष्टि होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, और ये H प्लस के रूप में इस H प्लस को निकाल देगा। लेकिन अगर हम इसको देखें, हमें अगर इसका H निकालना है, इसका H निकालना है तो इसका H तो तभी निकल पाता जब ये कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रायोरिटी देता, वो चाहता कि ये बॉन्ड टूट जाए, लेकिन वो चाहता ही नहीं है बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही थी उसकी पूर्ति के लिए ये उपलब्ध हो रहा था, और अब इस पर कमी पड़ेगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि इससे ये CH बंध के हाइड्रोजन को तोड़कर तब जाके H प्लस का निकालेगा। लेकिन
बीटा हाइड्रोजन परमाणु थोड़ा ना, ये हमें तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का अवलोकन करना है। तो इस वाले कार्बन में इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को इसके द्वारा पूरा कर दिया गया है, जबकि इसके पास कोई और समूह नहीं है, इसीलिए ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स को तोड़कर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेता है और H+ का निष्कासन करता है और यहाँ डबल बॉन्ड आता है। इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये चतुष्कमोनियम लवण वाले केस में ही हाफमान विलोपन अभिक्रिया कारगर होती है। ओके, तो इसमें उत्पाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उत्पाद कौन सा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जबकि सेजेफ नियम में क्या बनी थी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जबकि हाफमान नियम में क्या बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम इसकी क्रियाविधि पर डिपेंड करता है, हमने इसकी क्रियाविधि देखी, जैसे जैसे ये नाइट्रोजन है, इसका माइनस आई प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहां से भी खींचेगा। इसने तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस पे कमी पड़ी, इसने इससे लिए, अब इसको कौन देगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से लेगा, बंध को तोड़ेगा और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसमें इसको बीटा हाइड्रोजन को बीटा कार्बन से जोड़े, बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ये वाला CH3 समूह प्लस आई प्रभाव वाला समूह उपलब्ध है, इसीलिए यहां से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का अवलोकन नहीं हो पाएगा। इसलिए हाफमान विलोपन बिल्कुल अपोजिट काम करता है किसके, सेजेफ नियम के। तो ये हो जाता है हाफमान विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद है एल्कीनों का आपेक्षिक स्थायित्व। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एल्कीनों का, एल्कीन पढ़ रहे हैं, एल्कीनों का आपेक्षिक स्थायित्व। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी देखेंगे एल्कीन्स की। एल्कीन की रिलेटिव स्टेबिलिटी की व्याख्या हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के बेसिस पर। और दूसरा है दहन ऊष्मा, या हाइड्रोजनीकरण के पहले हाइड्रोजनेशन हीट या एनर्जी के बेसिस पर। दूसरा है दहन ऊष्मा के आधार पर, क्या होता है, कॉम्बूशन, कॉम्बूशन हीट के बेसिस पर, दहन ऊष्मा के आधार पर हम आपेक्षिक स्थायित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर। तो फर्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, फर्स्ट वाली है ये वाली, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर हम एल्कीन के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करेंगे। तो इसमें हम उन एल्कीनों के स्थायित्व की व्याख्या करेंगे जो समावयवी एल्कीन है। कैसी एल्कीन है, समावयवी एल्कीन है, समावयवी एल्कीन है। इसका मतलब है ऐसी समावयवी एल्कीन जिनके हाइड्रोजनीकरण से समान उत्पाद बनता है, लेकिन उनकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है, डिफरेंट होती है, कैसे उसको देखते हैं। देखो जैसे मैंने 3 एल्कीन ली, आप
एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ पाओगे। मैंने 3 समावयवी एल्कीन ली, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन आ गई। ये है 1 ब्यूटी, ये ले ली 1 ब्यूटीन। अब इसकी समावयवी एल्कीन ली हमने, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H, एक तरफ H, एक तरफ CH3, एक तरफ CH3। इसको मैं लिख सकती हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये है इसका, ये सिस फॉर्म है। इसकी ट्रांसफॉर्म ले रही हूं मैं। ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ CH3, ये आ जाएगा। ये दोनों, ये एल्कीन है, ये वाली सेम एल्कीन है, लेकिन एक दूसरे की क्या है, ये आइसोमर है, एक ट्रांस है और एक सिस है। ठीक है। अब मैंने 3 एंड 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन की सिस और ट्रांस ली। अब मैंने तीनों का हाइड्रोजनीकरण करवाया, H2 प्लस H2 प्लस H2, हाइड्रोजनेशन करवाया। तो हाइड्रोजनी करवाने पर इन तीनों का ही उत्पाद फिल्म बनेगा। कैसे, इस वाले का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा यहां बनेंगे और HH जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये बन गया। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू होगी 30.3 किलो कैलोरी पर मोल। क्या है इसका नाम, एन ब्यूटेन बना है हमारे लिए। अब क्या बन गया, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। इसको देखो, अब हम इसकी बात करें तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और उनके साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ, उत्पाद वही बनेगा। देखो क्या है, CH3, C, एक H, दूसरा H, C, H, H और यहाँ CH3, क्या है ये, CH3, CH2, CH2, CH3, यही तो है, नॉर्मल ब्यूटेन है ना। तो ये भी क्या है, अब हमें एन ब्यूटेन ही मिल गया, एन ब्यूटेन। इस वाले में ये पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 सिग्मा बना दो, उनसे हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, CH3, C, H, H, C, यहाँ CH3, बस इस ट्रांसफॉर्म है ये इसकी H। तो ये भी क्या है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू होती है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू होती है 270.6 किलो कैलोरी पर मोल, ये होती है। ठीक है, तो हमने तीन एल्कीन ली जो एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स हैं। तीनों का अगर हमने हाइड्रोजनीकरण करवाया तो सेम उत्पाद, सेम प्रोडक्ट मिला, लेकिन हाइड्रोजनीकरण डेल्टा H की वैल्यू क्या है, अलग है। हाइड्रोजनीकरण की वैल्यू अलग अलग है। इन हाइड्रोजन की वैल्यूज से हमें क्या स्पष्ट होता है, क्या क्लियर होता है, इसे ये क्लियरेंस मिलता है कि 1 ब्यूटेन के लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा है। ये 1 ब्यूटीन है, इसके लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। तो 1 ब्यूटीन के लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा है, अतः तीनों समावयवियों में ये सबसे ज्यादा अधिक अस्थायी है। कैसी है, अस्थायी, जिसके लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान, जिसमें हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा है, वो कैसी है, अस्थायी है। जबकि ट्रांस ब्यूटीन तीनों समावयवियों में सबसे कम है, तो ये क्या है, स्थायी है, और ये इसके बीच की है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला 3 एल्कीनों का, कि 3 एल्कीन हो और तीनों आइसोमर्स हो एक दूसरे की, तो वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, जिसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान क्या होता है, कम होता है। तो हमने हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर 3 एल्कीन का आपेक्षिक स्थायित्व निकाल लिया। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि स्टेबिलिटी लिखें तो ट्रांस 2 butene is more stable than cis 2 butene, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांस,
और सबसे कम स्टेबल कौन सी होती है, 2-ब्यूटीन। तो हमने हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर ये पता लगा लिया कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्थायी है, कौन सी आइसोमर एल्कीन, समावेवी एल्कीन ज्यादा स्थायी है। इसी तरह से दहन ऊष्मा के आधार पर भी होता है, उसको और पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है दहन ऊष्मा के आधार पर, सेकंड वाला, दहन ऊष्मा के आधार पर। दहन ऊष्मा कॉम्बुशन हीट या कॉम्बुशन एनर्जी के आधार पर भी हम क्या करते हैं, 3 समावेवी एल्कीन लेंगे और उनके स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने ले ली 3 एल्कीन ली, सबसे पहले मैं ले रही हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, 1-ब्यूटीन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं वही सिस 2-ब्यूटीन ले लेते हैं अब हम, C डबल बॉन्ड C H H CH3 CH3, ये सिस 2-ब्यूटीन हो गया, सिस फॉर्म हो गया। ये 1-ब्यूटीन है, ये 1-ब्यूटीन है, ये सिस 2-ब्यूटीन है। मैंने उसमें कुछ, ये 1-ब्यूटीन, ठीक है, सही बताया। सिस 2-ब्यूटीन, 2, यहाँ 1-ब्यूटीन आएगा, बस ये करेक्शन करना था। सिस 2-ब्यूटीन आ गया। अब इसकी ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ H, तो ये क्या हो गया, ट्रांस 2-ब्यूटीन। अगर अब हम दहन ऊष्मा के आधार पर बताएं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए दहन ऊष्मा क्या होता है। किसी एल्कीन के 1 मोल के पूर्ण दहन से, किसके 1 मोल के, एक मोल में कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। इनके पूर्ण दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कहलाती है दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा आपको याद रखना है, हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवानी है, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में होनी है, वायु की उपस्थिति में होनी है, और हमेशा ये याद रखना है कि उत्पाद इसमें भी सेम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हमेशा दहन का उत्पाद होता है वो CO2 और H2 होता है, इसमें भी CO2 और H2O होता है, और इसमें भी क्या होता है, CO2 प्लस H2O ही बनेगा प्रोडक्ट में, का CO2 और H2O ही बनता है दहन के उत्पाद के रूप में। बस आपको ये रखना है, देखना है कि कितने कार्बन है, या 4 कार्बन है, और यहाँ 8, 4 दूनी 8, 2 2 3 4 5 6 7 8 3, तो 4H2O, तो यहाँ 4CO2 4H2O 4CO2 और यहाँ 4H2O, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके लिए हम दहन ऊष्मा की वैल्यू लिख देते हैं कि इसमें दहन ऊष्मा की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखते हैं अब। यहाँ लिया, ये लिख लिया, डेल्टा दहन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू है -649.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसकी है -49.81, एक मिनट, 8.1 किलो कैलोरी पर मोल, और इसके लिए है -647.1 किलो कैलोरी पर मोल। और हम एक और ले लेते हैं एल्कीन, एक और एल्कीन ले लेते हैं, देखो जो है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। अगर इसका भी कॉम्बुशन किया जाए तो आपको याद रखना 6, यहाँ पे है ना 6 लगा देना, 6 ऑक्सीजन के अणु यूज होंगे, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन के अणु यूज हुए, क्या बनेगा 4CO2 प्लस 4H2O। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू होती है -646.1 किलो कैलोरी पर मोल। ज्यादा अंतर नहीं है, माइनर डिफरेंस है। तो इसका नाम क्या है, 2-मेथिल प्रोपीन, 2-मेथाइल या मेथिल प्रोपीन। ठीक है, अब देखो, अब हम इनकी ऊष्माओं, दहन ऊष्माओं के बारे में बात करें तो सबसे कम दहन ऊष्मा किसकी है, 649 648 647 646.1, सबसे कम है 2-मेथिल प्रोपीन। तो 2-मेथिल प्रोपीन की दहन ऊष्मा का मान सबसे कम है, इसलिए इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा।
इसलिए इसका स्थायित्व क्या होगा सबसे। तो दहन ऊष्मा में क्या देखना है, जिसकी निकलने वाली एनर्जी, दहन ऊष्मा क्या है, निकलने रिलीज होने वाली एनर्जी, माइनस लगा हुआ है ना, तो दहन ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है वो मोर स्टेबल होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, मैं अगर स्टेबल लिखूं तो 2 methyl प्रोपीन इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी होगी। और अगर इनके स्थायित्व के बारे में बात करें तो इनके स्थायित्व की पहली बात कर चुके हैं, सबसे कम स्थायित्व ये होगी क्योंकि इसके लिए दहन ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा है, फिर ये होगी और फिर ये होगी। और इसके बाद सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन सी होगी, 2 methyl प्रोपीन। तो इसके दहन ऊष्मा की तरह ही हम हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर इनकी स्थायित्व की बात कर चुके थे। तो हाइड्रोजनीकरण में जो रिजल्ट निकलता है वही दहन ऊष्मा में निकलता है। और लेकिन ये कंक्लूजन ये है दहन ऊष्मा का कि जिनके लिए डेल्टा की वैल्यू या फिर दहन ऊष्मा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम स्टेबल होता है। यहाँ पर एल्कीनों का आपेक्षिक स्थायित्व कंप्लीट हो गया है। फिर नया टॉपिक है एल्कीन की स्थायित्व की व्याख्या। यहाँ पर हमने आपेक्षिक स्थायित्व किया था, अब आगे हम पढ़ेंगे एल्कीन का स्थायित्व। यहाँ पर क्लास कंप्लीट खत्म करते हैं और आगे का बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।